हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पेट के लिए जीएस का दूसरा टेस्ट पेपर। इससे पहले एक टेस्ट पेपर दिया जा चुका है और आपसे कमिटमेंट है कि 10 टेस्ट पेपर आपको कराए जाएंगे, जिसमें आज 2 हो गए, अभी 8 टेस्ट पेपर और आपको देंगे। और इसमें इस बार करंट के क्वेश्चंस को मैंने आखिर में रखा है ताकि आप पूरा वीडियो देखें। और इसके साथ ही साथ जो करंट के आपके हैं मंथली, जो करंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं पिछले 6 से 7 महीनों के, उससे क्वेश्चन बना करके आपके लिए रखा गया है। और इस पेपर को करते समय जो आंसर है वो तो आप लिखें या नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस प्रश्न को एक्सप्लेन करूं, कोई भी प्रश्न अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है तो उसको या तो याद कर लें और या तो फिर उसको लिख लें, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में अवेलेबल कराना मुश्किल है क्योंकि संसाधनों की कमी है, इसको स्वीकारते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? हमारे पास विकल्प है समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी राजा भोज और इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करने का एलिमिनेशन का तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी प्रश्नों की संख्या आपके कम हो जाती है, आपको लगता है कि इतने स्कोर से नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चंस को आपको और रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, तो वो रिस्क भी एक हेल्दी रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधी मार के चले आए, CBD जो भी आपके मन में आया उसमें भी लॉजिक होना चाहिए। तुक्के के साथ भी लॉजिक खेला जाता है, तो वो एलिमिनेट करने की पद्धति से ही हो पाएगा। अब देखिए इसमें विकल्प हमारे पास क्या है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, राजा भोज, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर 2 गुप्त शासकों का नाम दिया है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इन गुप्त शासकों में से ही कोई है। तो राजा भोज और इनमें से कोई नहीं, ये आपका एलिमिनेट हो गया, पहले ही काट दिया आपने। अब अगर A और B में से आप खेलेंगे तो 50% चांस आपके बन जाते हैं कि आपका प्रश्न सही हो जाए। तो 50% का रिस्क उठाना अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे ही तुक्का लगा देना कि D मार दिया, C मार दिया, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपके स्कोर भी कम हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। और यहाँ पर अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो एक प्रश्न आपको, एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी मिल गया, हरिशेन। और हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति का प्रसंग क्या है? अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि प्रयाग प्रशस्ति में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त की वीरता के जो वीरता दिखाई है समुद्रगुप्त ने, उसके बारे में मुख्य रूप से उल्लेख किया है हरिशेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारे पास? यहाँ भी नंबरिंग गलत हो गई है, पहले ये हो सकता है आपको एक प्रश्न एक्स्ट्रा मिल जाए। तो फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र, अब फ्री इंडिया कह सकते हैं अगर इंग्लिश वर्जन में इसका दे दिया है फ्री हिंदुस्तान, हालांकि फ्री हिंदुस्तान नाम से ही ये आता था। अब इसमें विकल्प हमारे पास क्या है? लाला हरदयाल, बी है अपना विकल्प तारक नाथ दास, सी है GD कुमार और डी है अजीत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा तारक नाथ दास। फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने करी थी? तारक नाथ दास। अब लाला हरदयाल के बारे में जान लीजिए। जो गदर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो लाला हरदयाल ने किया था। और GD कुमार की भी अगर आप लिखना चाहें पत्रिका का, तो स्वदेश सेवक करके इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, समाचार पत्र निकाला था स्वदेश सेवक। और ये गुरमुखी में यानी कि पंजाबी लिपि में निकाला था। पंजाबी लिपि को गुरमुखी लिपि कहते हैं। तो स्वदेश सेवक किसने निकाला? GD कुमार ने। और लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका और तारक नाथ दास ने निकाली थी फ्री हिंदुस्तान। अब 2 सिमिलरिटी आप देख लीजिए तारक नाथ दास और GD कुमार में, कि इन्होंने अपना जो समाचार पत्र है, तारक नाथ दास का फ्री हिंदुस्तान और GD कुमार का स्वदेश सेवक, नाम लिख लीजिएगा ये GD कुमार का स्वदेश सेवक, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये वैंकूवर कनाडा से। इन दोनों लोगों ने वैंकूवर कनाडा से अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर? तो हमारे पास विकल्प है चेन्नई, बी है मुंबई, सी है अहमदाबाद,
डी है कोलकाता। तो जब भी अगर इस सदी की बात करें या शुरुआती ब्रिटिश व्यापार की बात करें तो आपको दो क्षेत्र याद रहने चाहिए। पश्चिम में सूरत एक बंदरगाह क्षेत्र था और पूरब में कोलकाता। तो इनका व्यापार के लिए आए थे और ये व्यापार के पर्पज़ से ही भारत में थे। तो इनका जो भी अगर केंद्र बना होगा तो तटीय क्षेत्रों में ही बना होगा। तो इस लॉजिक के साथ जब आप प्रश्नों को डील करेंगे तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में हेनरी गॉगर ने 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की थी। इसके बारे में जान लीजिए कि यह सूती मिल सफल नहीं हो पाई थी, बाद में बंद हो गई थी। लेकिन जो इसने भारत के उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक का काम किया इस फैक्ट्री ने। और उसके बाद जो दूसरी सूती मिल लगी जिसको KGN डाबर जी द्वारा स्थापित किया था, डाबर परिवार के संस्थापक माने जाते हैं, KGN डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। और इस मिल का नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिख लीजिएगा कि KGN डाबर। ये भारत में लगी सूती मिल जो है ये दूसरी सूती मिल थी जो सफल रही थी। यहीं से भारत के औद्योगिकरण का सूती वस्त्रों के क्षेत्र में शुरुआत हो जाती है। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न कौन सा है हमारा? चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चट्टान खनिज निक्षेपों में सर्वाधिक संपन्न है? हमारे पास विकल्प है आग्नेय चट्टान, बी है कायंत्रित चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो निक्षेप मिलते हैं वो किस में मिलेंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, जैसे आग्नेय चट्टान है तो ज्वालामुखी से जो लावा के ढेर निकलने के बाद जो जम गए वो आग्नेय चट्टान कहलाए। और जो अवसादी चट्टान है इनमें खनिज निक्षेपित रहते हैं क्योंकि ये लेयर वाली चट्टान है, लेयर दर लेयर ये चट्टान जमी हुई है। तो इन चट्टानों के लेयर के बीच में खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसीलिए खनिज निक्षेपों में सर्वाधिक संपन्न अगर कोई चट्टान पूछी जा रही है तो अवसादी चट्टान होगी, क्योंकि लेयर दर लेयर ये जमाव हुआ है इसका, इस वजह से इसमें खनिजों की सर्वाधिक मात्रा है। और चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं जिनके प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित यानी कायंत्रित चट्टान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास? अगला है 5वां कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ अपने व्यापार का एकाधिकार खोना पड़ा? तो हमारे पास विकल्प है 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ चीन के और चाय के व्यापार से एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। और चीन चाय क्यों 1813 में? होता ये है कि 1813 में चीन और चाय को छोड़ के बाकी भारत के साथ व्यापार करने को लेकर के जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी की तरफ से प्राप्त हुआ था, 1813 में वो समाप्त हो गया। और क्यों समाप्त हुआ था? क्योंकि एक तो विश्व इतिहास के परिदृश्य को भी अगर समझते चलेंगे तो फिर प्रश्नों को आसान लगेगा आपको सॉल्व करना। तो उस समय नेपोलियन का विस्तार बढ़ता जा रहा था और औद्योगिकरण का भी दौर वो चल रहा था। तो और वेस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था, बाकी अन्य कंपनियां, ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड की सिर्फ एक ही कंपनी थी कि इसी को व्यापार का एकाधिकार है। इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां थी। तो जब उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट को देखा, जो यहाँ के क्लर्क भी जाते थे तो वहाँ पे लॉर्ड से भी ज़्यादा, जो एक सबसे उच्च पद माना जाता था लॉर्ड्स, उनसे भी ज़्यादा रहन सहन और हवेलियों में रहते थे। तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, तभी तो रह रहे थे। तो बाकी अन्य कंपनियों के साथ अब ये हो रहा था कि विश्व के और क्षेत्रों में जो व्यापार हो रहा था उसमें उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने सम्राज्ञी पर यानी महारानी पर दबाव बनाया कि हमको भी भारत के साथ व्यापार करने का हक मिलना चाहिए। ये हमारा भी, चूँकि हम ब्रिटिश नागरिक हैं, हमारा भी हक है कि हम वहाँ पर व्यापार कर सकें। तो उसी के तहत सम्राज्ञी यानी कि महारानी ने 1813 में एक एक्ट आया वहाँ की पार्लियामेंट पर, उसकी मंजूरी दी कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय महाद्वीप में व्यापार का एकाधिकार समाप्त होता है। अन्य कंपनियां भी वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी छूट ये दे दी गई थी कि आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं और चाय का व्यापार कर सकते हैं। कभी कभी ये गलत विकल्प आ जाता है, चीन चाय, चाय चीनी, तो ऐसा नहीं, चीन और चाय
इसके साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बरकरार रहा, जो कि बाद में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इतनी डिटेल के साथ आपका ये 5वां प्रश्न सॉल्व होता है। अगला देखते हैं कौन सा है हमारे पास प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो विकल्प है फौजदार, बी सूबेदार, सी कोतवाल और डी दारोगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोतवाल। पुलिस का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था, पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल। तो छठा प्रश्न हो गया। 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न में क्या है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। विकल्प क्या है हमारे पास, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 155। इस तरह के विकल्प सेट किए जा सकते हैं कि आपको लगातार ही ऐसे भी दे सकता था 53, 54, 55, 56। तो ऐसे में ये रहता है कि अगर आप सतही तौर पर रट के जाते हो तो वो आपके विकल्प को देखते ही आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप इन सबके ऑप्शंस के बारे में अगर जान लोगे तो विकल्प में आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राज्यपाल में निहित होती है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं 53 से। तो 53 में ही सबसे पहला उल्लेख आता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि अनुच्छेद 153 में क्या बात की गई है। वहाँ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 54 हमने देख लिया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। अब आ जाता है अनुच्छेद 155। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो कभी 53 मत लगाइएगा, क्योंकि 53 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो केंद्र सरकार के प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है अनुच्छेद 155 के तहत। और 156 में क्या है, अनुच्छेद 156 में तो कितना कार्यकाल होगा, तो निश्चित कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है राज्यपाल का, बल्कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब ये हो कि राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी उसको पदच्युत किया जा सकता है राज्यपाल को। अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा है हमारे पास, 8वां, कि SUPACE किससे संबंधित है। और SUPACE किससे संबंधित है। विकल्प है हमारे पास शिक्षण व्यवस्था से, बी है न्याय व्यवस्था से, सी है श्रमिक कल्याण से, डी है ग्राम विकास से। एकदम नया प्रश्न है आपके लिए और ये आने की संभावना भी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा किससे, तो न्याय व्यवस्था से। कैसे, अब ये साइंस टेक का प्रश्न हो गया एक तरीके से। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए SUPACE का सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय व्यवस्था से क्यों संबंधित है। अब इसका अगर आप जानना चाहें कि और क्या है, तो ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल है जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो नया इसीलिए है, साइंस टेक से रिलेटेड है। तो AI पोर्टल आधारित पोर्टल है जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है हमारे लिए। 9वां प्रश्न है वो अब आ जाएगा कि एक स्टेटमेंट है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भाईचारे को स्वीकारती है। यह किसका कथन है। विकल्प ए है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और डी KM मुंशी। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है अम्बेडकर जी का। इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भाईचारे को स्वीकारती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास। अगला प्रश्न आ जाएगा कि भारत में रोलिंग प्लान का कार्यकाल कब से कब तक रहा। रोलिंग प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को अब विराम दे करके रोलिंग प्लान शुरू किया गया। हमारे पास विकल्प है 1974 से 78, बी है 1978 से 80, सी है 1980 से 84 और डी है 1984 से 86। बहुत नज़दीक का विकल्प है ये,
ऐसे विकल्प को बहुत नज़दीक का विकल्प माना जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 1978 से 80। होता क्या है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 74 से 78 तक था, तो मतलब इसको 1 साल कम ही रखा गया। उसको समाप्त करके मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी, उसने वार्षिक स्तर पर जो योजना शुरू करी उसी को रोलिंग प्लान की, एक हर वर्ष का जो है एक प्लान बनाया जाए, न कि 5 साल के लिए बनाया जाए, तो उसी को रोलिंग प्लान कहा जाता है। और उसका समय कौन सा था? टाइम पीरियड 78 से 80। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड का प्रावधान है? कॉमन सिविल कोड काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों में, तो आप इसको करंट के तौर पे भी देख सकते हैं और जनरल नॉलेज के तौर पे भी देख सकते हैं कि भारत में कहाँ पर कॉमन सिविल कोड समान आचार संहिता लागू है। तो वो केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी असम और डी गोवा। तो वो हो जाएगा आपका गोवा। और गोवा में यह कब से लागू है? अगर लिखना चाहें तो लिख लें, 1965 में लागू किया गया था गोवा में कॉमन सिविल कोड, यानी कि समान आचार संहिता, नागरिक आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता। अगला देख लेते हैं प्रश्न कौन सा है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि एमराल्ड द्वीप समूह कहाँ है? कहाँ है एमराल्ड द्वीप समूह? विकल्प से पता चलेगा। बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है अंध महासागर। तो एमराल्ड द्वीप समूह कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। और जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ही एमराल्ड द्वीप समूह कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। और द्वीप समूह ये है कहाँ? अब अंडमान निकोबार मैंने बता दिया, तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर विकल्प देख लेते हैं, डोड्डा बेट्टा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी और कार्डामम। तो अगर पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका अनाईमुडी। अनाईमुडी आपका पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। लिख लें, 2695 मीटर अनाईमुडी की ऊंचाई है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी कहाँ स्थित है? तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, केरल के अन्नामलाई पहाड़ी पे। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न कि निम्न में से नदी द्वीप कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे जो आपको लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जानकारी में भी नहीं होगा। तो निम्न में से नदी द्वीप कौन सा है? तो विकल्प ए हो गया बैरन द्वीप, बी हो गया सालसेट द्वीप, सी हो गया रास द्वीप और डी हो गया माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप आपका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है और असम राज्य में है और ये नदी द्वीप कहलाता है भारत का। अगला देख लेते हैं प्रश्न 15वां कि इंडिया की स्टील सिटी के नाम से किस शहर को संबोधित किया जाता है? विकल्प है हमारे पास, ए मुंबई, बी जमशेदपुर, सी कोलकाता, डी रांची। तो हमारा जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, वो आपका यहाँ पर टाटा स्टील कारखाना स्थित है। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य में स्थित कौन सा स्टील प्लांट है, तो वो है टाटा स्टील कारखाना। कहाँ है? जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर दोनों नदियों के बीच में स्थित है और ये बड़ी अनुकूल दशा होती है किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए जल की नज़दीक होना। तो ये इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है टेरा रोसा किससे संबंधित है? टेरा रोसा विकल्प ए है भैंस की एक प्रजाति, बी एक प्रकार की कृषि और सी जनजातीय कलाकृति और डी है लाल मिट्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को ही टेरा रोसा कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि 17वां प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम वाक्य क्या था? पूछ सकता है और स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चंस बनते भी हैं कि थीम वाक्य क्या थे। तो थीम वाक्य में विकल्प एक ए देखते हैं, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, बी है ब्रेक प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी है डोंट यूज़ प्लास्टिक, डी है प्लास्टिक फ्री अर्थ। तो आपका दिमाग कहीं भी जाए, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन।
और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सप्लीमेंट्री के तौर पे आप इसको दर्ज कर लें, जो भी अगर लिख रहे हो तो इसका थीम वाक्य 2023 में क्या था? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि किसी कंपनी के सरकारी कंपनी होने के लिए सरकार के पास उस कंपनी के कितने प्रतिशत अंशधारिता होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई कंपनी को हम कहते हैं कि सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी कब मानी जाएगी कि कितने परसेंट उसका शेयर सरकार के पास हो? तो विकल्प देख लेते हैं। 40%, बी है 48%, सी है 50% और डी है 51%। तो जब सरकार के पास किसी कंपनी की 51% अंशधारिता यानी शेयर होता है, तब वह कंपनी सरकारी कंपनी मानी जाती है। और ये किस अधिनियम के तहत है? ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ये निश्चित किया गया कि सरकार के पास अगर किसी कंपनी का 51% भाग है, शेयर है, तो वह सरकारी कंपनी मानी जाएगी। और एक वाक्य आप सुनते होंगे, विनिवेश, तो सरकार इन्हीं अपनी अंशधारिता को, शेयर को बेचता है, जिससे विनिवेश की प्रक्रिया करते हैं और उससे पूंजी इकट्ठा करता है। आगे देख लेते हैं 19वां प्रश्न। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है जो थोड़ा सा मॉडरेट है। 19वां है कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो दो कथन है यहाँ पर। कैसी होनी चाहिए? वस्तु उन्मुख। ख, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा। और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कथन क और ख दोनों सत्य हैं। बी है हमारे पास विकल्प कथन क सत्य है एवं कथन ख असत्य है। सी है कि कथन क असत्य एवं कथन ख सत्य है। डी है कथन क एवं कथन ख दोनों असत्य हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा कौन सा? ये विकल्प हमारा हो जाएगा सी विकल्प हमारा सही होगा। डी पे मत चले जाइएगा। सी सही होगा कि कथन क असत्य एवं कथन ख सत्य है। कैसे? तो जो हमारे अर्थशास्त्री रहे अमर्त्य सेन, उन्होंने जो है भारत के जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बात करी थी, तो उसमें उन्होंने वस्तु उन्मुख नहीं, उन्होंने कहा था कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए। तो यह विकल्प सही हो जाता है। और जो ख कथन है कि सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। नहीं जानते तो जान लीजिए कब मिला है? 1998 में। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा के लिए मिला था। तो जब इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी है, तो उसमें जो विकल्प कथन ख है वो तो अपने आप ही सही हो गया। अगर अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र की अवधारणा को आप अगर जानते भी होंगे, तो नहीं जानते तो आज मैंने बता दिया कि इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी, जिसके लिए 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये सबसे निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की बात करेंगे ही। और वस्तु उन्मुख हो जाना किसी अर्थव्यवस्था का, तो उससे तो लोक कल्याण की अवधारणा को पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब जन उन्मुख होगा, व्यक्ति उन्मुख होगा, तब जाकर के ही वह अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी होगी। और इन दोनों बातों के अलावा अमर्त्य सेन जी ने और भी बात कही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण भी बना करके चलना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में ये भी आ जाए तो इसको भी दर्ज कर लीजिएगा कि अमर्त्य सेन ने इन दोनों तथ्यों के अलावा एक बात और कही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण भी आवश्यक है। एकीकरण का मतलब ये कि अब ऐसा ना हो कि सिर्फ हम खरीदार ही बने घूमते रहें, कि हम खाली खरीदने के लिए यहाँ वहाँ, क्योंकि ऐसी निर्भरता आपकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाती है। क्योंकि जब आप अपने घर का एक उदाहरण ले लीजिए कि जब चीज़ें महंगी होंगी बाज़ार में, तो हो सकता है कि आपकी थाली पर उसका असर पड़े। जैसे बीच में अभी टमाटर महंगा हो गया था, तो कई घरों में टमाटर आ ही नहीं रहा था, टमाटर का उपयोग ही बंद हो गया था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था दबाव उत्पन्न करती है। तो जब एकीकरण के साथ चलेंगे कि हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम इसके बदले वो खरीदेंगे, हम इसकी अगर उधर महंगा हो चुका है तो हम अपने प्रोडक्ट को महंगा करेंगे, उसके लायक उस जो बाहर से मंगा रहे हैं उसके लायक हम धन उपार्जन करेंगे, तो ये एकीकरण बना रहेगा। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखिएगा अमर्त्य सेन जी का। और अगर सीधा प्रश्न बन जाए कि किस प्रकार की अर्थशास्त्र की अवधारणा दी थी, तो लोक कल्याण की अर्थशास्त्र की अवधारणा दी थी, जिसके लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए सर्वप्रथम ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किस महान नेता के द्वारा किया गया? विकल्प हमारे पास क्या है? विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प डी है हमारे पास BR अम्बेडकर। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा से जो है नाम जुड़ता है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी जी जो है तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे, और इनका तीव्र औद्योगिकरण का अगर ये विरोधी थे तो समर्थक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू तीव्र औद्योगिकरण के समर्थक माने जाते हैं। अगर प्रश्न ऐसे ये बन जाए कि निम्न दिए गए विकल्प में से कौन सा नेता तीव्र औद्योगिकरण का समर्थक था, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उनके इस विचारों के तुरंत विपरीत महात्मा गांधी जी कहते थे कि नहीं, मैं तीव्र औद्योगिकरण को नहीं मानता हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है गांधीयन समाजवाद। तो गांधीयन समाजवाद के तहत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी ने, और क्या कहा था कि जो यहाँ पर जो भी भारत की सीमा के अंदर संपत्ति है उस पर यहाँ की संपूर्ण जनता की अवधारणा है, और जो उसके ऑनर हैं वो उसको सिर्फ ट्रस्ट की भांति डील करें। ऐसा नहीं है कि वो उसके मालिक बन के पूंजीपति बन के बैठें, बल्कि वो ट्रस्ट की तरह से डील करें कि इससे होने वाला उत्पादन और इस उत्पादन से होने वाले लाभ का वितरण एक समान रूप से किया जाए, और साथ में उस पूंजी को बचा करके भी कि भाई उस ट्रस्ट को यानी उस कंपनी को भी चलाया जाए। तो ये गांधीयन समाजवाद की अवधारणा है, जो समाजवाद से थोड़ी डिफरेंट है लगभग मिलती लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। आ जाते हैं अगला 21वें पे। 21वां, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई? ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। विकल्प है हमारे पास ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी कोलकाता। तो इसकी स्थापना अगर सर्वप्रथम की बात की जाएगी तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? डेट लिख लीजिए आप इसको, 17 दिसंबर 1931 को। और किसके द्वारा की गई थी? अगर ये प्रश्न बन जाए, PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी। ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 दिसंबर 1931 में कलकत्ता में PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है इस संस्था का? तो इस संस्था का उद्देश्य है रिसर्च करना, एजुकेशन और स्टैटिक के अनुप्रयोग करना, उनके इम्प्लीमेंट करना, और प्राकृतिक विज्ञान और सोशल साइंस के बीच में एक रिसर्च की भूमिका बनाना। तो ये इसका मुख्य काम है ISI का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का। और इसके बाद में 4 अन्य सेंटर भी बनाए गए। तो वो सेंटर कहाँ कहाँ हैं? तो वो सेंटर है नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर, नॉर्थ ईस्ट में तेजपुर। तो इन 4 जगहों पे याद रखिएगा, नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर। प्रश्न ऐसे बन जाए कि दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का केंद्र नहीं है, और 3 के सामने विकल्प आ जैसे नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, और फिर दे दे मुंबई, या फिर यूं दे दे कि नई दिल्ली, बंगलुरु, तेजपुर और मुंबई, तो आपको लगेगा कि मुंबई तो होना ही चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तेजपुर नॉर्थ ईस्ट का सेंटर बनाया गया है। अगला आ जाते हैं 22वें प्रश्न पे कि किस वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई? योजनाओं के बारे में भी पिछले पेट में और उससे पहले पूछा गया है खूब। तो उन योजनाओं के बारे में ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में चलायमान योजनाएं हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया, बल्कि 10-10 साल पुरानी योजनाओं के बारे में पूछ लिया गया, जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। तो किस वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई? तो वो विकल्प देख लेते हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और डी है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए कि इसमें पूछा गया है कि 1995 यानी कि जब शुरू हुआ था तब की बात की गई थी, ना कि इस समय की बात की जा रही है। तो अगर आप अपने आसपास के परिदृश्य को देख के कि हमारे फला स्कूल में तो भी बंटता है, वो तो इतने क्लास तक का है, तो आप प्रश्न का उत्तर गलत कर आओगे। इसलिए 1995 को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो 1995 में इसको जो है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए लागू किया गया था। माफ़ करिएगा, 1995 में इसको जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया था 15 अगस्त 1995 से। ये डेट भी याद रखिएगा, कब से? 15 अगस्त 1995 से। और अक्टूबर 2007 से इसको कक्षा 6 और कक्षा
8 यानी क्लास 6 और क्लास 8 तक लागू किया गया। और 2021 से 26 तक, अभी हालिया का भी अपडेट ले लीजिए इसमें कि 2021 से 26 तक इसे सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उसमें भी गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पूर्व क्या होता था, सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी फंड जारी कर दिया गया है कि आप भी ये उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न मान लें या फिर आप जनगणना का प्रश्न मान लें। ये ऐसे प्रश्न आते भी हैं जनगणना से संबंधित और आएंगे भी, आगे भी आते रहेंगे जब तक अगली जनगणना की रिपोर्ट आपके पास नहीं आ जाती है। तो 2011 की जनगणना का प्रतिशत वृद्धि कितनी है? विकल्प है हमारे पास 20.31, बी है 20.5, सी है 20.23 और डी है 20.30। तो ये भी बड़े नज़दीक के विकल्प हैं कि जब एक तरफ के अंक बराबर ही हैं और दशमलव के बाद वालों में भिन्नता है तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको अच्छे से रट लेना चाहिए। तो 20.23% की जनसंख्या वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि अगर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, तो 20.23% की रही है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना, विकल्प है हमारे पास 1974, 1975, 1976 और 1977। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1976। क्या है ये? लोक सेवा न्यायाधिकरण लोक सेवकों के सेवा और रोजगार से संबंधित मुद्दों के विवादों के न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि जो लोक सेवक हैं अब वो भी कोर्ट में पहुंचने लग जाएं तो सरेआम हो जाएगी व्यवस्था ही, तो इसलिए इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, लोक सेवा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो उसमें ये अपनी अपील कर सकते हैं अपनी नौकरी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए, ना कि अपने निजी जीवन के दीवानी फौजदारी मामलों के निपटारे के लिए। उसके लिए तो जो नॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग कोड है उसके तहत वो जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, चाहे सेशन कोर्ट जाएं, चाहे कहीं जाएं। लेकिन जब उनकी सेवा से संबंधित कोई विवाद है, उनकी नौकरी से संबंधित कोई विवाद है, तो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण में अपील करेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। न्यूनतम कितने सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है? चूंकि आपकी पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और पेट की परीक्षा के अंतर्गत कई ऐसे पद हैं आपके जो बाद में आपको मिलेंगे, तो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी पदों की भर्तियां जो होती हैं अब पेट की परीक्षा के क्वालिफाई होने के बाद ही हो पाएगी। पहले सीधी भर्तियां होती थी, इन विभागों से सीधी भर्ती आती थी, लेकिन अब वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आती है, उसमें भी आपके पेट क्वालिफाई होने के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम कितने सदस्य? विकल्प है हमारे पास, विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 9 और विकल्प सी है 10 और डी है 11। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 10 सदस्य। 10 सदस्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति का गठन किया जाता है। 10 जना मिल जाएंगे तो वो अपने लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और ये किस अधिनियम के तहत ये निश्चित हुआ? तो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन है ये नियम। तो ये 1965 में अधिनियम लाया गया था, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, उसी में ये नियमावली दी गई है। अगला देख लेते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है हमारे पास? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, विकल्प ए है हमारा वाराणसी, विकल्प बी है प्रयागराज, विकल्प सी है लखनऊ और विकल्प डी है गाजियाबाद। तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो प्रयागराज, पूर्व का नाम इलाहाबाद। और ये है क्या हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान? तो गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के यानी गणित और फिजिक्स के में जो रिसर्च है उससे रिलेटेड ये संस्थान है। और ये किसके द्वारा? राज्य सरकार के अधीन नहीं है ये संस्थान, ये याद रखिएगा। ये केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें फिजिक्स और मैथ्स के रिसर्च कराए जाते हैं। 26 के बाद अब देखते हैं 27। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कब प्रदान किया गया?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना हो सकती है। विकल्प ए है हमारा 1991, विकल्प बी है 1987, विकल्प सी है 1989 और डी है 1993। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी 1989। और ये उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये अधिनियम भी याद रखिएगा अगर प्रश्न आई जाए तो। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी UPRRDA की स्थापना की गई? तो विकल्प है हमारे पास 1996, 2002, 2003 और 2005। अब एक अलग है, इस तरह से भी विकल्प सेट किए जा सकते हैं कि 3 तो सन 2000 के बाद के हैं और एक एकदम से 1996 में पहुंचा दिया। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपका मन यही कहेगा कि नहीं, इस तरह से विकल्प अलग दिया है तो ये इशारा है, ये आंसर हो सकता है, जबकि यहीं आप गलती कर बैठेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2003। तो 15 नवंबर 2003 को UPRRDA की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न हो सकता है, ये 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है? तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? क है भूमंडलीय तापन, ख है प्राकृतिक वास का विखंडन, ग है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और घ है शाकाहार को प्रोत्साहन। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए है हमारा क, ख और ग, विकल्प बी है क, ख, ग और घ, सी है को नहीं होगा, क होगा, क और ख, और डी है घ और ग, ख और घ। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर सही? तो आंसर हमारा सही होगा विकल्प ए। तो अगर जैव विविधता के लिए संकट की अगर बात की जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कई प्रजातियां किसी क्षेत्र विशेष में उनका प्रभाव पड़ेगा, वो नष्ट हो जाएंगी, तो वो जैव विविधता के लिए संकट है। जैव विविधता का मतलब है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता जितनी ज़्यादा होगी वही जैव विविधता क्षेत्र कहलाएगा, सीधी सपाट भाषा में ऐसे समझिए। और जब उनका प्राकृतिक वास, जो इनका प्राकृतिक वास है, जब उसको नष्ट कर दिया जाए, जैसे जंगल ही अगर नष्ट कर दिया जाए तो जंगली जानवर वहाँ कहाँ रहेंगे? इधर उधर जाएंगे, या तो मारे जाएंगे या तो फिर जो है उनका शिकार कर लिया जाएगा, लेकिन उनका प्राकृतिक निवास स्थल तो छिन गया, तो इससे भी उनकी जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। ग है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो ये भी तथ्य सही है कि विदेशी प्रजातियां अगर आएंगी, अगर वो यहाँ के लोकल प्रजातियों का भक्षण करने लगेंगी तो उससे भी जैव विविधता का संकट हो जाएगा। लेकिन आप अगर शाकाहारी हो जाते हैं तो उससे जैव विविधता पर कोई संकट नहीं आने वाला है, बल्कि जैव विविधता बनी ही रहेगी। तो विकल्प हमारा हो जाएगा क, ख और ग, ए बी सी, ऊपर के 3, शाकाहार नहीं। 30वां देखते हैं, कथन स्टेटमेंट है कि हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, और कारण क्या दिया हुआ है? कारण ये दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन को उत्पन्न करता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ए है हमारा विकल्प कथन एवं कारण दोनों सही है, बी है कथन गलत है एवं कारण सही है, सी है कथन सही है एवं कारण गलत है, डी है कथन एवं कारण दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा सही सी। सी कैसे सही हो जाएगा? इसलिए सही हो जाएगा कि कथन तो सही है कि हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, और जो कारण दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन को उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन को नहीं बल्कि एसिटिलीन को उत्पन्न करता है, तो इसलिए ये कारण आपका गलत हो जाएगा और हमारा विकल्प क्या होगा सही? कथन सही है और कारण गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 क्या है कि सांभर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? विकल्प ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आप उत्तर प्रदेश की पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके मन में आएगा कि दुधवा ही लगा देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सही कौन सा होगा? यहाँ पर विकल्प सही होगा डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये है राजस्थान में स्थित है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं पर सांभर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां।
कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस वाले टेस्ट पेपर को मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें हर सेगमेंट से आपके लिए प्रश्न रखे गए हैं, और अगर टेस्ट बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र विकल्प देख लेते हैं, CaCO3, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है CaOH2 और डी है NaHCO3। तो हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका खाने वाले सोडे का NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब CaCO3 किसको कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को। और यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि ये खाने वाले सोडे बेकिंग सोडा का नाम है, NaHCO3 इसका सूत्र है। और जब ये पूछ रहे धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा कौन सा होता है, तो वो होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और NaHCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके खाने के लिए। तो NaHCO3 होगा उसमें, और उसमें Na2CO3 होगा। और आपका CaOH2 क्या है? तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा 33वां प्रश्न क्या है, ये स्किप नहीं हुआ आगे। हाँ, 33वां है कि पृथ्वी पर उपस्थित किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा उसकी उपयोगिता की वजह से कहते हैं? विकल्प है अमेजन वर्षा वन, बी है टैगा वन, सी है टुंड्रा वन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पिछले दिनों यहाँ पर आग लगी थी, अगर आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, ये है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, टैगा वन इसलिए नहीं होगा, टैगा और टुंड्रा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सघनता नहीं है वनस्पतियों की। लेकिन अमेजन वर्षा वन जो है आपके काफ़ी सघन है दक्षिण अमेरिका में, और ये विश्व का 20% ऑक्सीजन अकेले ही ये जंगल पैदा करते हैं। इसीलिए जब यहाँ आग लगी पिछले दिनों तो पूरा विश्व में हड़कंप मच गया था। ऐसा नहीं कि सब पर्यावरणविदों ने ही हंगामा खड़ा किया या फिर चिंता जाहिर करी, बल्कि राष्ट्राध्यक्षों ने भी बड़ा अफसोस प्रकट किया और इसकी आग को बुझाने के लिए मदद भेजने तक का प्रस्ताव दिया। हालांकि मदद नहीं लिया गया और स्वयं ही उस बुझा दिया गया। तो अमेजन वर्षावन 20%, वो करंट का इशू है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो विश्व का 20% ऑक्सीजन अकेले ही पैदा करता है, और साथ ही कार्बन का बहुत बड़ा भाग सोख लेता है, इसलिए इसे कार्बन सिंक भी कहते हैं। तो अगर पृथ्वी का फेफड़ा पूछा जाए तो भी अमेजन वर्षावन है। अगर ये चेंज करके यहाँ कह दिया जाए कार्बन सिंक, किस जंगल को पृथ्वी का कार्बन सिंक कहते हैं? क्योंकि वो अवशोषित कर ले रहा है जो कार्बन छूट रहा है फैक्ट्रियों से, हमसे सबसे जो भी कार्बन का बाहर निकल रहा है हमसे, तो उसको अवशोषण करने के लिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ये वनस्पतियाँ उसको ले करके और हमारे लिए ऑक्सीजन देती हैं, उस कार्बन को अवशोषित कर लेती है। तो विश्व का कार्बन सिंक अगर पूछे तो भी अमेजन के वर्षावनों को ही कहा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? ये भी आपका बायो का प्रश्न है कि दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को बिना जांच के तुरंत उपचार हेतु कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? विकल्प ए है हमारे पास ORH+, विकल्प बी है ORH-, और विकल्प सी है आपका विकल्प सी ABRH-, और विकल्प डी है ABRH+। इतना तो आपको पता होगा कि AB सर्वग्राही है और O सर्वदाता है, लेकिन जब उसमें RH फैक्टर माइनस हो जाएगा तो आपको वो किसी घायल व्यक्ति को बिना उसके ब्लड ग्रुप की जांच किए ही उसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। विपरीत एंटीजन मिलने के बाद ब्लड का थक्का बन जाता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना होती है। लेकिन फौरी तौर पे अगर किसी को चढ़ाना है तो ORH- चढ़ाया जाएगा, तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनेगा और वो उसके लिए कामगार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायो से ही है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायरस जनित रोग है? विकल्प ए है हेपेटाइटिस बी, विकल्प बी है पीलिया, विकल्प सी है हैजा, विकल्प डी है टाइफाइड। तो इसमें आपका हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस हेपी-DNA वायरस के द्वारा फैलता है, और ये आपका 35वां प्रश्न हो जाएगा, विकल्प ए सही। बाकी आपके जल जनित जीवों के माध्यम से होते हैं। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर टाइप हो गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ प्रश्न को, आप देख लीजिए
कि एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है। विकल्प ए है 65 से 75 मेगाहर्ट्ज, बी है 76 से 87 मेगाहर्ट्ज, सी है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज और डी है 109 से 140 मेगाहर्ट्ज। जिनको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि एफएम जो आप अपने मोबाइल पे आजकल और जो रेडियो पे एफएम पे गाने सुनते हैं, तो उसकी प्रसारण सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड कि कितने पे ट्यून करेंगे तो उसका हमें सुनाई देगा कि अच्छा अब ये एफएम आ रहा है, अब ये वाला एफएम पे आ रहा है, तो उसी को आवृत्ति बैंड कहते हैं। जो आप ट्यून करते हैं रेडियो में या फिर अपने मोबाइल में आप सर्च पे डाल देते हैं और वो सर्च करके नियर अबाउट आपके एफएम चैनल को सर्च करके बताता है कि ये वाला एफएम चैनल, चाहे अपनी गाड़ी में या मोबाइल में, तो उसी की आवृत्ति परास पूछा जा रहा है, आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है। तो ये विकल्प है हमारे पास, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 से 108। इसी के आवृत्ति बैंड के अंदर ही आपको सारे एफएम चैनल मिलेंगे, आप ट्राई करके देखना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है कि भारत ने किस वर्ष अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। प्रश्न बनने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि धड़ाधड़ इसरो जो है भारत का नाम ऊंचा करता जा रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है। तो भारत ने किस वर्ष अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था, तो विकल्प ए है 1971, विकल्प बी है 1973, विकल्प सी है 1975 और विकल्प डी है 1977। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा 1975। 1975 क्यों हो जाएगा, कैसे मान लें कि अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, तो अगर आपको नहीं पता है तो डेट लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, उम्मीद है इसकी 99% कि 19 अप्रैल 1975 को, क्योंकि चंद्रयान 3 के बाद हमने एक नया अध्याय लिख दिया, तो इसके पहले के अब चैप्टर जो है जो हमारे इतिहास हो गया, अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का, तो उससे अब उसके इतिहास के बारे में ज़्यादा चर्चा होगी। तो 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो हमारा पहला सैटेलाइट था, उसको पूर्व सोवियत संघ जो था यूएसएसआर था, तो उसके वैंकूवर अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी के 594 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। और जब ये सैटेलाइट हमने स्थापित कर लिया था आर्यभट्ट को, तो वहीं से हमने स्पेस में प्रवेश कर लिया था। अंतरिक्ष युग में भारत की एंट्री मानी गई थी कि अब यहाँ से हमारे एंट्री शुरू हो जाती है। तो 1975, और डेट कौन सी थी आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करने की, तो 19 अप्रैल 1975 को, और इसरो ने नहीं बल्कि यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ के वैंकूवर अंतरिक्ष केंद्र से उसको प्रक्षेपित किया गया था। तब हमें भी मदद मांगनी पड़ती थी, और हमारा विकास देखिए कि आज हम ही दूसरे अन्य कई देशों के छोटे बड़े उपग्रह को हम ले जाकर के अंतरिक्ष में उनकी जगह पर स्थापित करके आते हैं। इसी को कहते हैं लगन और मेहनत। आ जाते हैं 38 पे। लार के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग होता है। विकल्प हमारा है ए प्रोटीन, बी वसा, सी स्टार्च और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च का पाचन होता है, ये कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, स्टार्च का पाचन होगा। स्टार्च के पाचन में सहयोगी है आपका लार। कैसे, ये भी देख लेते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लार में देखिए 2 तरह के एंजाइम होते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, और नहीं हो तो लिख भी लीजिएगा कि लार में 2 तरह का एंजाइम होता है। इसका नाम क्या है, एक तो टाइलिन है, दूसरा है लाइसोजाइम। सबसे पहले हम लाइसोजाइम की बात कर लें, तो जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो जो हम चबाते हैं, चबाने के टाइम पे ही लाइसोजाइम उस भोजन की लुगदी में मिल जाता है और उसमें आपको हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। यहाँ लाइसोजाइम का काम खत्म। उसके बाद क्या होता है, टाइलिन का काम। टाइलिन भोजन में जो स्टार्च है उसको घुल जाता है और उसमें, और स्टार्च को माल्टोज शर्करा में, मंड को, स्टार्च को मंड भी कहते हैं, तो अगर हिंदी में लिख जाए मंड, तो मंड होगा कि लार के माध्यम से किसका पाचन होता है, तो मंड का पाचन होता है या स्टार्च का पाचन होता है। तो जब वो चबाते हैं तो उसमें टाइलिन जब घुल जाता है, लाइसोजाइम तो अपना काम करके निकल लिया, उसने जीवाणुओं को मार दिया उस खाद्य पदार्थ में से, अब टाइलिन भी साथ ही साथ काम कर रहा है। वो उस भोजन का जो मंड है, स्टार्च है, उसको माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करेगा। उसके बाद का तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा कि फिर माल्टेज नामक एंजाइम
फिर माल्टेज नामक एंजाइम आएगा और माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, और इस तरीके से फिर वो जाकर के ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और हमको एनर्जी प्रदान करता रहेगा। तो ये प्रक्रिया है टाइलिन की। तो स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है और लार में हमेशा याद रखिएगा कि दो तरह के एंजाइम मिलते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। अगर प्रश्न बन जाए कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम खाद्य पदार्थों को चबाते समय जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो वो हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। ठीक है, अगला देखते हैं 39 देख लेंगे कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। इन योजनाओं को, पुरानी योजनाओं को प्रश्न पत्र में रखने का कारण ये रहा क्योंकि पिछले आप 2 पेट में देखेंगे तो उसमें काफ़ी पुरानी योजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई है। तो ये तो फिलहाल इसी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसी की चलाई हुई योजना है। और आज़ादी के बाद से 75 के बाद से जो योजनाएं आई हैं, 90 के दशक की जो योजनाएं हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं पेट की परीक्षा में। तो ये तो हालिया है और काफ़ी इसका अगला भी चरण स्टार्ट हो गया है। करंट में आपने देखा होगा तो उसमें विस्तार भी किया गया उज्ज्वला योजना का, और रेट भी कम किया गया है, दाम भी कम किया गया सिलेंडरों का। तो इसलिए ये प्रासंगिकता बनती है कि ये प्रश्न आने के 99% चांस है। तो करंट से भी रिलेटेड है और आपके फैक्ट से भी रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कि विकल्प हमारे पास क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1 मई 2015, 1 मई 2016, 1 मई 2019 और 1 मई 2020। तो ये हमारी प्रारंभ हुई थी उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न क्या है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विकल्प हमारे पास क्या है? मणिपुर, बी है मेघालय, सी है केरल और डी है नागालैंड। अब विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा? संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। और ये प्रश्न रखने का कारण क्योंकि मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा, तो अगर उसकी हिंसा की बात हो चाहे ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड जियोग्राफिकल या उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और मज़ेदार बात यह है कि नवंबर माह में ये संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस बार देखते हैं मनाया जाता है कि नहीं। और मणिपुर में जो एक मणिपुर का राज्य पशु कौन सा है? तो मणिपुर का राज्य पशु जो है वो संगाई है। संगाई प्रजाति किसकी है? हिरण की प्रजाति है। तो उसी के नाम पर ही ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए ये आपका प्रश्न बनने की संभावना है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के अगले माह में, अक्टूबर में आपकी परीक्षा है और अगले ही माह में आपको नवंबर माह में ये महोत्सव का आयोजन होता है। तो इतने नज़दीक के महोत्सव या दिवस ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। और चूंकि चर्चा में भी ये स्थान रहा है तो इसलिए पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला आ जाता है अब आपके करंट से रिलेटेड 10 सवाल हैं जो कि निश्चित है इनमें से ज़्यादा प्रश्न आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो 41वां है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? पिछले 6-7 महीने का मैंने ले लिया है करंट, और इतना ही एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। तो नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प ए है फ्रांस, विकल्प बी है नीदरलैंड, सी है मिस्र और डी है भारत। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही जलवायु परिवर्तन पे ये जब COP27 या COP15, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सम्मेलन जो कन्वेंशंस हो रहे हैं तो ये अलग अलग टॉपिक्स पे भी होते हैं। अभी आगे किससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कर क्या दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन यानी कि COP27 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है आपका शर्म अल शेख यानी मिस्र के शर्म अल शेख में। और कब हुआ? तो 6 से 20 नवंबर 2022। डेट लिखना चाहें तो लिख लें, 6 से 20 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधि मंडल जो गया था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। पर्यावरण मंत्री अगर भारत सरकार के पूछे कौन है तो भूपेंद्र यादव जी हैं। 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री नवंबर 2022 में चुने गए? माह के अनुसार भी प्रश्न पूछे गए हैं कि नवंबर माह में। तो अब आपको अपनी स्मरण शक्ति या तो इतनी तेज़ रखनी है कि आपने एक बारी पढ़ लिया और आपको याद हो, या तो आपको कनेक्ट करने आना चाहिए मंथली करंट के साथ।
या वीकली करंट जो पढ़ो सेंटर पे पढ़ाए जा रहे हैं उसके साथ, या डेली करंट जो भी करंट की चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना के चलोगे तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले और भी करंट के मटेरियल आपको दे सकूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री नवंबर 2022 में चुने गए हैं? विकल्प हमारे पास है सिंगापुर, बी है मलेशिया, सी है नाइजीरिया और डी है बांग्लादेश। गलती मत करिएगा कि मुस्लिम नाम है और मुस्लिम देश है वहीं पे लगा देते हैं। ये जो है आपके चुने गए हैं कहाँ के नए प्रधानमंत्री, तो ये चुने गए हैं मलेशिया के। 19 नवंबर 2022 को चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद इनकी अनवर इब्राहिम जी की नियुक्ति हुई है। और एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि मलेशिया की संसद की निचली सदन का नाम क्या है? जैसे आपके यहाँ निचली सदन का नाम है लोकसभा, तो मलेशिया की निचली सदन का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा, लिख लीजिए, दीवान रक्यात। दीवान रक्यात निचली सदन, या प्रश्न ऐसे ही बन जाए कि किस देश की निचली सदन को दीवान रक्यात कहते हैं, तो मलेशिया के जो है निचली सदन उसको दीवान रक्यात कहा जाता है। तो ये आपका हो गया 42वां प्रश्न करंट से रिलेटेड। अगला देख लेते हैं COP27, वहाँ पे देखा आपने जलवायु परिवर्तन पे, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था 43वें प्रश्न में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 दिसंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? वहाँ किस पर था? जैव विविधता यहाँ पर है, वहाँ पर आपका COP27, यहाँ पे COP15 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो विकल्प हमारे पास है शर्म अल शेख मिस्र, और मॉन्ट्रियल कनाडा, नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस। तो अब यहाँ पर आपको शर्म अल शेख अगर देखने को मिल जाए, आपने ध्यान नहीं दिया 27वें COP27 या जैव विविधता पर था या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पे था, तो आप ये विकल्प, ये प्रश्न आता हुआ भी गलत कराओगे। तो जैव विविधता पर जो हुआ है वो हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कब हुआ? डेट याद रखिएगा, 7 से 19 दिसंबर 2022 को। और 2000 ये होने वाला कब था? तो ये वही है कि 2020 में ये होना था चीन में, लेकिन कोरोना के कारण ये स्थगित हो गया था। तो एक ध्यान यहाँ पे भी रखिएगा कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि COP50 जैव विविधता पर COP15 का मॉन्ट्रियल में होने वाले 15वें सम्मेलन की मेज़बानी किसने करी? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बन सकता है अगर एग्जामिनर ने थोड़ा भी दिमाग लगा दिया कि मेज़बानी किसने करी। तो मेज़बानी भले ही मॉन्ट्रियल में हुआ, लेकिन मेज़बानी चाइना ने ही करी, क्योंकि इस बार का टर्न 2020 से ही चाइना का ही था इसकी मेज़बानी करने का। तो भले ही मॉन्ट्रियल में हुआ कनाडा में, लेकिन मेज़बानी तब भी चाइना ने ही करी है। तो ये तथ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि अगर थोड़ा सा स्विंग कर दिया क्वेश्चन को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है 44वां कि मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में अब AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू किया गया है? निहायत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट होने की वजह से पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो अब देख लेते हैं विकल्प क्या है। कानपुर, बी है झांसी, सी है अमेठी और डी है ललितपुर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर अमेठी। अमेठी में ही आपके मेक इन इंडिया पहल के तहत अब AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू हो चुका है। और अमेठी में कहाँ? अमेठी के कोरबा में। और इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के द्वारा किया जा रहा है। और इस यूनिट का जो है कोरबा में, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL का शिलान्यास या उद्घाटन कब किया था और किसने किया था? तो 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर उत्पादन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अब इसकी राइफलें हमारे जवानों के हाथ में होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये भी काफ़ी ऊपर टाइप हो गया है, मैं पढ़ देता हूँ कि 45वां प्रश्न है, ये रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो ब्रिटेन की हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा 11 जनवरी 2023 को 199 देश के पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? देखिए, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उन प्रश्नों में भी आपको और भी प्रश्न भी ऐड कर दिए हैं मैंने। जैसे अगर यही पूछ ले कि ब्रिटेन की हेनले पासपोर्ट रिसर्च टीम द्वारा 11 जनवरी 2023 को कितने देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई। अब यहाँ पर मैंने इसको ऐड करते हुए, चाहता तो ऐसे भी प्रश्न बना के आपसे पूछ सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि प्रश्न ऐसा हो कि कम से कम 1-2 प्रश्न तो उस प्रश्न में ही आपको मिल जाएं।
तो अब यहाँ पर ये हो गया 199 देश। अब भारत की रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो अब विकल्प देख लेते हैं। तो ए है हमारा 71वां, बी है 79, सी है 85 और डी है 101, 101वां स्थान। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा आपका, विकल्प हो जाएगा सी, 85वां स्थान रहा है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में 199 स्थान देशों में। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में भी आ सकता है कि प्रथम स्थान तो बताया नहीं आपने सर, तो प्रथम स्थान जो है आप लिख लीजिए, जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से यहाँ पर रहे पासपोर्ट रैंकिंग में, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में जो प्रथम स्थान रहा है वो जापान और सिंगापुर का संयुक्त रूप से रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मार्च माह के पहले सप्ताह में किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। जॉर्जिया मेलोनी, अब यूरोपीय नाम सा लग रहा है तो इसीलिए मैंने सारे आपके तुक्के के रास्ते बंद कर दिए और यूरोप के ही कंट्रीज़ को यहाँ पर रखा हुआ है सिवाय एक को छोड़ के। तो अब आ जाता है विकल्प ए फिनलैंड, बी न्यूजीलैंड नहीं होगा, न्यूजीलैंड, सी है डेनमार्क और डी है इटली। तो अब जो है आपको ये भी हो सकता है कि एक ही अलग है तो न्यूजीलैंड मार देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री रहीं जो मार्च माह के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा पर आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 47वां, कि ये भी रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के 146 देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। अब यहाँ भी आपको दो प्रश्न मिल गए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने देशों को शामिल किया गया इस इंडेक्स में, तो 146 देशों को शामिल किया गया। अब रैंकिंग के लिए विकल्प देख लेते हैं, तो 71वां, 101वां, 121वां और 136वां। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हैप्पीनेस में हमारा काफ़ी नीचे है तो 136वें स्थान पर हैं हम। बस 10 और हो जाता तो सबसे दुखी हम हिंदुस्तान के ही लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना कौन करता है ये भी पूछ सकता है, तो इस संगठन के बारे में आप नाम याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UNSDSN द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। तो काफ़ी ऑथेंटिक ये इंडेक्स माना जाता है, इसमें हम काफ़ी नीचे हैं। अगला देख लेते हैं 48वां, कि अप्रैल 2023 में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई। इस वृद्धि के पश्चात रणजी ट्रॉफी के तहत विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा है, बाकी और भी जितनी ट्रॉफियां, देवधर ट्रॉफी, इन सबके राशियां बढ़ाई गई हैं, आपको करंट में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनाना था तो आपके लिए रख दिया और पूछा भी जा सकता है। तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी। विकल्प ए है 2 करोड़, विकल्प बी है 1 करोड़, सी है 3 करोड़ और डी है 5 करोड़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब हो गया है कितना, 5 करोड़। पहले क्या होता था, पहले विजेता को मिलते थे रणजी ट्रॉफी में 2 करोड़ और अब मिलेंगे 5 करोड़। और उप विजेता को भी मिलते थे, जो सेकंड रनिंग टीम रहती थी जो हारती थी फाइनल मैच में, तो उसको पहले मिलते थे 1 करोड़। अब उस हारने वाली, फाइनल मैच में हारने वाली यानी उप विजेता टीम को मिलेंगे 3 करोड़ रुपया। तो इसलिए वो चारों विकल्प यहाँ पे थे। तो आप याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी में जो जीत जाएगी टीम उसको मिलेगा 5 करोड़। बाकी अन्य विकल्प उसी से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ पहले मिलते थे, 5 करोड़ हो गए। 1 करोड़ बी पे विकल्प पे रखा है, वो हारने वाली टीम को मिलता था, 3 करोड़ हो गए। आ जाते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। विकल्प हमारे पास है जोधपुर, बी है नई दिल्ली, सी है कोयम्बटूर, डी है चंडीगढ़। जो थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पे ध्यान रखते होंगे तो वो जोधपुर या कोयम्बटूर को मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विरासत स्थल वायुसेना का बनाया गया है चंडीगढ़ में, पहला विरासत स्थल है। तो जब पहली बार ऐसा विश्व में, देश में, प्रदेश में होता है तो वो प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के इतिहास और उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना विरासत केंद्र, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, इसका पूरा जो नाम आएगा वो आएगा IAF हेरिटेज सेंटर, यानी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना चंडीगढ़ में की गई। कब की गई, डेट याद रखिएगा, 8 मई 2023 को। हालिया करंट है इसलिए पूछने की संभावना है, 8 मई 2023 को। और अब आज का आखिरी सवाल, और आप इसके साथ ही
कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको टेस्ट पेपर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करें, ताकि बहुत सी चीज़ें मैं आपके लिए करना चाहता हूं लेकिन आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। चलिए 50वां है कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 के प्रथम सप्ताह में भारत के किस राज्य में हुई? तो ये विकल्प है हमारे पास नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, सूरत। मई माह का करंट है, तो मई माह के करंट में ये आपका हो जाएगा, कहाँ पर हुआ? ये हुआ है आपका गोवा में। संघाई सहयोग एससीओ कहते हैं इसे, एससीओ के विदेश मंत्रियों, शिखर सम्मेलन नहीं था, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 2023 में। कब से? 4 से 5 मई 2023 को। और एससीओ के कितने सदस्य हैं? सदस्य देश हैं 8 हैं। कौन कौन से हैं लिख लीजिए। एससीओ में कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। रशिया, चाइना, और जितने आप तान याद हो आपको जो रशिया से यूएसएसआर से अलग हुए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। याद करना है एससीओ संगठन के 8 देशों को, बहुत आसान है। जितने स्थान हैं यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और उसके साथ आप रूस और चाइना को ऐड कर लीजिए। ये हो गए आपके कितने? आपके हो जाएंगे 6। उसके बाद सबसे आखिर में भारत और पाकिस्तान को एक साथ इसकी सदस्यता दी गई थी। कोई इन दोनों पड़ोसियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया था। तो इससे अब इनकी सदस्यता कितनी हो गई? 8। तो फिर से एक बार कहता हूँ, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी प्रोत्साहित हो सकूं आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और ये टेस्ट पेपर करते रहिए, निश्चित आपको इसमें से फ़ायदा मिलेगा इस टेस्ट पेपर में से। और ये मैं आपको एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा भी कि क्या क्या प्रश्न रहे, और मेरे करंट वीडियोज़ भी देखते रहें। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।